तो ये है एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। चलो, क्यों इसका फुल फॉर्म ऐसा है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, तो ये जब अपन पूरा पढ़ लेंगे तब तुमको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्यों इसका फुल फॉर्म ऐसा लिखा हुआ है। चलो, तो सबसे पहली चीज इसके बारे में बताता हूँ। ये जो टेक्निक है ये सबसे पहले बार दिया था 1971 में। कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप ने या फिर कुछ साइंटिस्ट के टीम ने मिलकर इस टेक्निक के बारे में बताया था। तो मैं इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकता हूँ कि इट इज गिवन या फिर it was given in 1971 by दो साइंटिस्ट की एक टीम थी, एंगवेल एंड पोर्लमैन। ये दो साइंटिस्ट थे और एक और साइंटिस्ट का ग्रुप था जिनका नाम था वीमैन एंड स्कर्श। तो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट की टीम थी। एक टीम में एंगल था और पोर्लमैन था और दूसरी टीम में वीमैन और स्कर्स था। तो ये दोनों साइंटिस्ट की टीम ने 1971 में 1971 में एक टेक्निक डेवलप की और ये जो टेक्निक है इस टेक्निक का नाम रखा इन लोगों ने एलिसा, दैट इज एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। चलो, तो अब अपन समझते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या इस टेक्निक से क्या होता है और इसके बारे में अपन समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो, इधर ध्यान दोगे तुम लोग सभी लोग। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एचआईवी, अगर अपन बात करें एड्स की अगर मैं बात करूं तो एड्स जो होता है ये एक वायरस के कारण होता है जिसे बोला जाता है एचआईवी वायरस, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये जो वायरस है, इस वायरस के कारण क्या होता है, एड्स होता है। चलो, अपन इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये जो एचआईवी होता है, ये मैं बना रहा हूँ एचआईवी, ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो ये जो एचआईवी वायरस है, इस वायरस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक आरएनए होता है और इसके पास एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये हो गया मेरा एचआईवी वायरस, इसे मैंने लिख दिया एचआईवी वायरस। इसके पास क्या प्रेजेंट है, तो इसके पास आरएनए प्रेजेंट है और ये आरएनए क्या है, तो ये आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है। चलो, तो ध्यान दोगे तुम लोग सभी लोग। तो ये एक एचआईवी वायरस है। इस एचआईवी वायरस के पास आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है और इसके पास ये एक और चीज प्रेजेंट है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम इसके पास प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये एंजाइम इसके पास प्रेजेंट है। तो चलो, अब एचआईवी वायरस के बारे में अपने को क्या देखना है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर अपन पर्टिकुलरली इसके बारे में समझेंगे। तो जिस भी पर्सन को, पहले तो तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ, जब भी मेरे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन जाता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने बॉडी से रिलेटेड है, तुम लोग को पता होना चाहिए, अपने इम्यूनिटी से रिलेटेड है कि जब भी कोई पैथोजन मेरे बॉडी के अंदर जाता है तो वो पैथोजन 110% मेरी बॉडी में एंटीजेंस रिलीज करता है और जब वो एंटीजन रिलीज करता है तो उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी क्या रिलीज करती है, एंटीबॉडी रिलीज करती है। और यही एक सिस्टम होता है अपने पास, इसी सिस्टम को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उसके एंटीबॉडीज उस एंटीजन को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चलो, तो अब अगर मैं बात करूं तो एचआईवी वायरस जो है इसके पास जेनेटिक मटेरियल है आरएनए और एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक प्रोटीन का कोट होगा। तो ये है प्रोटीन का कोट, ये हो गया प्रोटीन का कोट। और फिर इन लोगों के पास प्रोटीन कोट के अलावा एक एडिशनल चीज प्रेजेंट रहती है और ये जो एडिशनल चीज प्रेजेंट रहती है वो होती है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर। तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे देखो, तो इन लोगों का ये एचआईवी वायरस है, ये पूरा वायरस हो गया, इसके अंदर आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम है। अब उन लोगों के पास क्या प्रेजेंट है, तो एक लेयर प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन की। तो ये है उनकी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर। तो ये लेयर मैंने बना दी है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर। चलो, अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, इस लेयर का नाम है GP120। इस लेयर का नाम क्या है, GP120। तो चलो अपन ध्यान देंगे, पहले तो स्ट्रक्चर देखो। पहले मैं तुम लोग को एक पूरा केस समझा देता हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको समझ लो और फिर जब ये तुम लोग समझ लोगे तब मैं तुम लोग को बताऊंगा ये एलिसा मतलब क्या होता है। ठीक है,
पहले तो ये चीजें समझा देता हूँ और फिर तुम लोग को एलिसा का मतलब समझाऊंगा। तो चलो इधर ध्यान दोगे तुम लोग। तो मैंने क्या बताया, मैंने तुम लोग को बताया कि HIV वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है इंसानों में एड्स कॉज करने के लिए। अब ये जो HIV वायरस होता है, इस वायरस के अंदर RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर इनके पास एक वो जो वायरस है, वायरस के आजू बाजू सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट रहेंगी, एक प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट रहेंगी, और वो जो प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट रहेंगी उसको अपन कैप्सिड बोलेंगे। बट इन लोगों के पास पता है क्या होता है, कैप्सिड लेयर के बाहर भी एक और लेयर पाई जाती है। तुम लोग को दिख रहा है ये ब्लू कलर की मैंने ऐसे लेयर बनाई है, ये जो ब्लू कलर की लेयर दिख रही है, दिस ब्लू कलर लेयर इज ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। ये क्या है, तो ये इन लोगों के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है। ये है ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, ये है ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, और इस ग्लाइकोप्रोटीन लेयर का नाम है GP120, इसका नाम है GP120। चलो तो अब अपन ने क्या देख लिया, तो यहाँ पे अपन ने एक HIV वायरस का स्ट्रक्चर देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंटली मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि इस HIV वायरस में वो जो एंटीजन है, वो एंटीजन वाला पार्ट कौन सा है। देखो मैंने बोला कि पैथोजन मेरे बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो मेरे एंटीजेंस प्रोड्यूस करेगा, और जब वो मेरे बॉडी के अंदर एंटीजेंस प्रोड्यूस करेगा उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। अब होता क्या है, तो बात आती है कि ये जो HIV वायरस है, इस HIV वायरस में वो एंटीजन वाला पार्ट कौन सा है। तो मैं बता देता हूं तुम लोगों को, ये जो HIV वायरस है, इस HIV वायरस में जो एंटीजन वाला पार्ट है वो है ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। ये जो GP120 ग्लाइकोप्रोटीन लेयर का नाम है GP120। ये जो GP120 नाम की जो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, इस लेयर में वो एंटीजन वाला पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को बताता हूं, वो जो एंटीजन वाला पार्ट है ना, ये एक नॉन एंटीजन लेयर से कवर्ड है। तो ये देखो, ये मान लो उनकी GP120 वाली ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, तो ये एक इसके ऊपर ऐसी कवरिंग है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऐसी एक कवरिंग प्रेजेंट है। और ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग क्या है, तो ये कवरिंग है नॉन एंटीजेनिक कवरिंग, या फिर नॉन एंटीजेनिक मास्क टाइप का उनका ऐसा कवर है। तो इस तरीके से ये वायरस है। और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर समझते हैं इसके बारे में। चलो तो ये बन गया मेरा वायरस का स्ट्रक्चर। दिस इज HIV वायरस। इट हैज RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। इट आल्सो हैज एन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और फिर इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक प्लाज्मिड एक कैप्सिड की लेयर है प्रोटीन की। ये वायरस है, वायरस के बाहर कैप्सिड की लेयर है, और कैप्सिड की लेयर के बाहर भी एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, इस ग्लाइकोप्रोटीन लेयर का नाम है GP120। अब ये जो लेयर है ग्लाइकोप्रोटीन की, मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ये ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है, ये लेयर है इस वायरस के अंदर एंटीजेनिक, मतलब ये है एंटीजन उनके अंदर, ये है एंटीजेनिक लेयर। तो मैं इसको लिख देता हूं ब्रैकेट में, यहां लिख देता हूं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर कैसी है, ये एंटीजेनिक है। अब होता क्या है मैं बताता हूं तुम लोगों को, ध्यान से सुनना। अब ये जो एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, ये लेयर एक कवरिंग से बंधी हुई है। मतलब ये देखो, ये ब्लू कलर की, मैंने ब्लू कलर की जो लेयर दिख रही है इसको ग्लाइकोप्रोटीन लेयर बोला है, बट इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की ऐसी कवरिंग लगा दी मैंने, ब्लैक कलर की कवरिंग। और ये जो ब्लैक कलर की कवरिंग है, ये ब्लैक कलर की कवरिंग एक नॉन एंटीजेनिक कवरिंग है। तो मैं इसको लिख दूंगा, ये है नॉन एंटीजेनिक कवरिंग। चलो तो अब इसके बारे में अपन समझते हैं। अब क्या होता है, जब वायरस मेरे बॉडी के अंदर चले जाता है, तो वायरस सबसे पहले पता है क्या करता है, फटाफट मेरे बॉडी में रेप्लिकेट करने लगता है, या फिर फटाफट अपने नंबर को बढ़ाने लगता है। और अगर मैं बात करूं HIV वायरस की, तो वो HIV वायरस पता है क्या करता है, वो HIV वायरस पर्टिकुलरली अपने बॉडी में हेल्पर T सेल्स की मदद लेता है डिवाइड होने के लिए। तो ये हो गया मान लो अपना हेल्पर T सेल, ये मैंने लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने हेल्पर T सेल। तो जब HIV वायरस इंसान के बॉडी के अंदर आ जाता है, तो वो क्या करेगा, रैपिड सेल डिवीजन करेगा या रैपिडली डिवाइड करेगा, ताकि वायरस का नंबर बढ़े और वो ज्यादा मात्रा में एंटीजन बना सके और उस पर्सन को डिसीज कॉज कर सके। ये होता है अपने बॉडी के अंदर। बट वो जब डिवाइड करता है या रैपिड सेल डिवीजन करता है, तो उसको जरूरत पड़ती है हेल्पर T सेल की जरूरत पड़ती है। उसको किसकी जरूरत पड़ती है, उसको जरूरत पड़ती है हेल्पर T सेल की। तो चलो अब मैं देखते हैं अपन इस हेल्पर T सेल का क्या काम है। चलो तो मैंने बोला कि वायरस को डिवाइड होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हेल्पर T सेल की जरूरत पड़ेगी। ये जो हेल्पर T सेल है, इस हेल्पर T सेल में भी क्या प्रेजेंट रहता है, तो इस हेल्पर T सेल में भी एक प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसके एकदम एंड पे। तो चलो मैं बनाता हूं,
तो हेल्पर टी सेल के भी एंड पे ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरफ नहीं बनाया मैंने, बस थोड़ा सा बनाया, ठीक है। अब क्या होता है, तो इनिशियली अपन देखते हैं, और ये जो प्रोटीन होते हैं, ये मैंने प्रोटीन लिखा है, इन प्रोटीन को बोला जाता है, इन प्रोटीन को कहा जाता है CD4, इस प्रोटीन को बोला जाता है CD4। अब होता क्या है, तो सभी लोग ध्यान देना, अब जब वायरस पार्टिकल डिवाइड होते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, ध्यान से सुनते जाना, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, जब वायरस पार्टिकल मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब ये जो वायरस का आरएनए है, ये आरएनए इस वायरस से निकलता है, ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू ये यहाँ तक क्या आता है, और फिर ये जो प्रोटीन दिख रहे हैं, ये प्रोटीन आपस में क्या करते हैं, तो ये प्रोटीन आपस में इस तरीके से एक पेयरिंग करते हैं, इस तरीके से। और जब ये पेयरिंग करते तो वो जो मैंने लिखा है नॉन एंटीजेनिक कवरिंग, ये नॉन एंटीजेनिक कवरिंग हटती है, और तब जाके वायरस इसके अंदर आ जाता है, और ये आ गया वायरस का आरएनए। तो हुआ क्या, बहुत कम टाइम के लिए ये जो प्रोसेस हो रही है, बहुत कम टाइम के लिए प्रोसेस हो रही है, बहुत कम टाइम के लिए ये नॉन एंटीजेनिक कवरिंग हटती है। और जब ये नॉन एंटीजेनिक कवरिंग हटती है, तब अपनी बॉडी क्या कर पाती है, थोड़ी बहुत अपनी बॉडी क्या कर पाती है, तो एंटीबॉडीज बना पाती है। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोग ध्यान से सुनना, समझना। चलो तो फिर से बता रहा हूँ कहानी क्या है, फिर से समझेंगे अपन लोग, और ध्यान दोगे तुम लोग सभी लोग। चलो तो ध्यान दो सभी लोग, इधर ध्यान दो। तो देखो क्या हुआ है इसमें, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपन लोग बात कर रहे हैं HIV वायरस की। नॉर्मली क्या होता है, तो कोई भी पैथोजन मेरे बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, पैथोजन अगर मेरे बॉडी के अंदर गया है तो वो एंटीजन रिलीज करता है, और उस एंटीजन के अगेंस्ट मेरी बॉडी एंटीबॉडी रिलीज करती है, और अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो एंटीबॉडी उस एंटीजन को खत्म कर देती है, और मैं पैथोजन से बच जाता हूँ। बट HIV वायरस के केस में ऐसा नहीं होता है। HIV वायरस जो होता है, ये एक बहुत एडवांस वायरस है। इस वायरस में क्या होता है, तो ये जो वायरस है, इसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिर एक कैप्सिड की प्रोटीन की लेयर है, और फिर प्रोटीन की लेयर के बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है जिसका नाम है GP120। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है GP120, ये है वो लेयर, पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेयर इस HIV वायरस में से, जो क्या करती है, एंटीजेनिक होती है। जो कैसी होती है, एंटीजेनिक होती है। बट ये जो लेयर होती है GP120 की, ये जो लेयर है एंटीजेनिक तो होती है, बट ये लेयर कवर रहती है एक नॉन एंटीजेनिक कवरिंग से। तो ये देखो, ये जो ब्लू कलर की मैंने एक लेयर बनाई है, ये ब्लू कलर की लेयर को मैंने एक ब्लैक कलर के कवर से इसको कवर कर दिया है, ये ब्लैक कलर के इस कवरिंग से इसको कवर कर दिया, और ये जो ब्लैक कलर की कवरिंग है, ये नॉन एंटीजेनिक कवरिंग है। इसका मतलब क्या, वायरस अगर मेरे बॉडी के अंदर चला भी गया तो मेरी बॉडी एंटीजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वायरस, ये HIV वायरस मेरे बॉडी के अंदर चले गया, तो मेरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों एंटीजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी, जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसकी जो एंटीजन वाली जो लेयर है, जिसको अपन ने GP120 बोला है, ये लेयर नॉन एंटीजेनिक कवरिंग से कवर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो नॉन एंटीजेनिक कवरिंग है, ये कवरिंग हटती है, बट कब हटती है, ये हटती है तब जब ये वायरस डिवाइड होते हैं, या फिर फटाफट मल्टीप्लाई होते हैं। और मल्टीप्लाई होने के लिए क्या करते हैं, हेल्पर टी सेल, अपने बॉडी का हेल्पर टी सेल की मदद लेते हैं। तो क्या होता है, ये हो गया हेल्पर टी सेल। इस हेल्पर टी सेल पे भी प्रोटीन पाए जाते हैं, और इस प्रोटीन को बोला जाता है CD4। अब ये जो प्रोटीन है, तो क्या होता है, सबसे पहले दो वायरस उस हेल्पर टी सेल से आके जुड़ता है, तो इसका ये वाला प्रोटीन GP120 इस CD4 से आके जुड़ गया। जैसे ही उसके आके जुड़ता है, तो ये नॉन एंटीजेनिक कवरिंग हटती है, और नॉन एंटीजेनिक कवरिंग हटती है तो ये वायरस यहाँ से निकलता है और इस हेल्पर टी सेल में आ जाता है। तो बहुत कम टाइम के लिए क्या हटती है, नॉन एंटीजेनिक कवरिंग हटती है। अगर इस टाइम में अगर मेरी बॉडी में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, तो वो लिम्फोसाइट क्या करेंगे, यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, और कुछ मात्रा में मेरे बॉडी में क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी बन जाएगा। चलो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब एलिसा की टेक्निक क्या है वो बताता हूँ। तो अब देखो हुआ क्या है, तो किसी पर्सन के अंदर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्निक। तो किसी पर्सन के अंदर क्या हुआ, ये वायरस चले गया। मान लो कोई एक्स पर्सन था, उस एक्स पर्सन के अंदर HIV वायरस चले गया। HIV वायरस चले तो गया उस पर्सन के अंदर, बट उसकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है। कोई मेरे से पूछेगा बताओ क्यों उसकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है, तो मेरे पास रीजन है।
क्या रीजन है कि उसकी बॉडी एंटीबॉडी इसीलिए नहीं बना पा रही है क्योंकि उसकी बॉडी एंटीजन डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। और कोई पूछेगा क्यों एंटीजन डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसका एंटीजन जो है, जो GP120 वाली लेयर है, जो एंटीजेनिक लेयर है, ये लेयर कवर्ड है एक नॉन एंटीजेनिक कवरिंग से। तो ये कब अपन डिटेक्ट कर पाएंगे अपनी बॉडी इसको अपनी बॉडी तब डिटेक्ट कर पाएंगे जब ये वायरस फटाफट सेल डिवीजन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये सेल डिवीजन करेंगे या वायरस जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस हेल्पर टी सेल में आएगा, और हेल्पर टी सेल में जब आएगा ये, तब ये नॉन एंटीजेनिक कवरिंग हटेंगी और कुछ टाइम के लिए ये जो एंटीजन है, एंटीजन एक्सपोज होंगे, और जब एंटीजन एक्सपोज होंगे तो मेरी बॉडी पहचान लेगी और मेरी बॉडी थोड़े बहुत मात्रा में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। चलो, तो अब मेरे बॉडी के अंदर पैथोजन जा चुका है, ये वायरस जा चुका है, और मेरी बॉडी ने क्या किया है, मेरी बॉडी ने थोड़ा बहुत कम मात्रा में मेरी बॉडी ने क्या किया है, तो एंटीबॉडी बनाई है। चलो, तो अब मैं तुम लोग को बता रहा हूं एलिसा की टेक्निक क्या है। एलिसा की टेक्निक क्या है वो समझाता हूं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट एलिसा की टेक्निक में, इधर यहाँ लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप इस टेक्निक में होता है, सबसे पहले लिया जाता है पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट। तो सबसे पहले क्या लिया जाता है, पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट लिया जाता है। अब ये प्लेट का क्या काम है, इसमें अपन क्या करने वाले हैं, तो चलो अपन समझते हैं। तो ध्यान दोगे तुम लोग, सभी लोग ध्यान दोगे। तो पहले तो इस प्लेट को देख लेते हैं कि ये प्लेट होती कैसी है और दिखती कैसी है। तो पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट जो होती है, ये कुछ ऐसी प्लेट होती है और इसमें कुछ डिप्रेशन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, डिप्रेशन पाया जाता है, और ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को बोला जाता है वेल्स। इस डिप्रेशन को क्या बोला जाता है, वेल्स बोला जाता है। तो ये जो हो गई, ये हो गई पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट, ये होगी पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट। और फिर इस प्लेट में क्या प्रेजेंट है, तो ये देखो, ये डिप्रेशन प्रेजेंट है, ये डिप्रेशन प्रेजेंट है, ये यहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट है, और इस डिप्रेशन को क्या बोला जाता है, तो इस डिप्रेशन को बोला जाता है वेल बोला जाता है इस डिप्रेशन को। अब क्या किया जाता है, तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, मेरे को पता है कि एचआईवी वायरस में वो एंटीजन वाला पार्ट कौन सा है, तो मैं बोल दूंगा एचआईवी वायरस में वो एंटीजन वाला पार्ट है GP120, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। तो सबसे पहली प्रोसेस जो एलिसा में की जाती है, वो प्रोसेस ये होती है कि GP120 है, इस एंटीजन को एब्जॉर्ब करवाया जाता है। एंटीजन इज एब्जॉर्ब ऑन दिस माइक्रोटाइटर प्लेट। चलो, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख दिया, सभी लोग ध्यान दोगे। देखो, पता है क्या होता है, अब मैं पहले तो पूरी कहानी बता देता हूँ, अब तुम लोग को अपन कर क्या रहे। देखो, जब एचआईवी वायरस अपने बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो एचआईवी वायरस 100% अपने बॉडी में एंटीजन बनाते हैं, बट वो एंटीजन मेरी बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाती है। एचआईवी वायरस अगर देखो, कोई भी वायरस जाए, पैथोजन जाए, कुछ भी ऑर्गेनिज्म अगर मेरे बॉडी के अंदर जाए, तो वो क्या करेगा, वो मेरे बॉडी के अंदर जाके एंटीजन बनाएगा। एचआईवी वायरस भी गया, ये भी एंटीजन बनाता है, बट वो एंटीजन मेरी बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। पता है क्यों नहीं कर पाता है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये जो एंटीजन की जो लेयर रहती है, इसकी ग्लाइकोप्रोटीन की GP120 वाली जो लेयर रहती है, ये लेयर एक नॉन एंटीजेनिक कवरिंग से कवर्ड रहती है, जिसके कारण मेरी बॉडी क्या नहीं कर पाती है, मेरी बॉडी एंटीजन को नहीं पहचान पाती है। अब होता क्या है, अब वायरस तो जा चुका है अंदर, अगर मैं इस एचआईवी वायरस को अर्ली स्टेज में खत्म नहीं करूंगा, अगर मैं इस एचआईवी वायरस का अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, तो ये आगे चल के मेरे बॉडी में एक बहुत ही हार्मफुल स्टेज डेवलप कर देगा, या फिर एड्स की बीमारी मेरे बॉडी में डेवलप कर देगा ये। अब तो मैं क्या करना चाहूंगा, देखो, तो मैंने बताया कि ये वायरस के एंटीजन थोड़े टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, जब ये वायरस रेप्लिकेट करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो इसके एंटीजन जो है वो बहुत कम टाइम के लिए क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसका आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल निकल के अपने बॉडी के हेल्पर टी सेल में आते हैं, और जब ये अपने बॉडी के हेल्पर टी सेल में आते हैं, तो यहाँ पे इनकी जो GP120 वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, इस ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर में नॉन एंटीजेनिक कवरिंग हटती है। और अगर थोड़े टाइम के लिए नॉन एंटीजेनिक कवरिंग हटी और मेरे बॉडी ने डिटेक्ट कर लिया, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी वहां पे एंटीबॉडीज बनाना चालू करेंगी, बट बहुत कम मात्रा में मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। चलो, तो मेरी बॉडी ने एंटीबॉडी बना लिया है। अब
अब क्या किया जाता है, अब मेरे को पता करना है कि क्या उस पर्सन में जिसकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गया क्या उसको एड्स है, हाँ या नहीं। तो चलो उसको पता करने के लिए टेक्निक का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसमें पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं। ये एक प्लेट बनाई गई है, इन साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर बनाया। तो इन लोगों ने क्या किया, एक प्लेट बनाया जिसका नाम है पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट। तो इन लोगों ने क्या किया, ये प्लेट बनाया, इस प्लेट में कुछ डिप्रेशन होते हैं और इन डिप्रेशन को वेल्स बोला जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है, तो सबसे पहला स्टेप मेरे को पता है कि इस एचआईवी वायरस में एंटीजन कौन सी लेयर, एंटीजन कहां है, तो एंटीजन प्रेजेंट है GP120 में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वायरस लिया एचआईवी वायरस, उस एचआईवी वायरस का मैंने GP120 वाली लेयर ले ली, GP120 का एंटीजन ले लिया। तो मैंने क्या किया, GP120 वाला एंटीजन ले लिया और इसको एड्सॉर्ब करवाया। देखो एड्सॉर्ब और एब्सॉर्ब दो अलग अलग टेक्निक होती है। एड्सॉर्ब सिर्फ सरफेस पे होता है एड्सॉर्प्शन, और एब्सॉर्प्शन अंदर तक के होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एड्सॉर्प्शन, डी लिखा है मैंने। तो क्या किया मैंने, इस GP120 वाले एंटीजन को एड्सॉर्ब करवाया। किस पे एड्सॉर्ब कराया, माइक्रोटाइटर प्लेट पे। तो ये माइक्रोटाइटर प्लेट पे अब ये यहाँ पे क्या लग गया है, यहाँ पे लग गया है GP120। ये क्या लग गया यहाँ पे लग गया है GP120। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा GP120 एड्सॉर्ब। फर्स्ट स्टेप मेरी कंप्लीट। मैंने क्या किया, इस एचआईवी वायरस से GP120 एंटीजन ले लिया, इसको एड्सॉर्ब करवाया इस माइक्रोटाइटर प्लेट पे और एड्सॉर्ब करवा दिया। ये होगी मेरी फर्स्ट स्टेप। अब एड्सॉर्ब करवाने के बाद इसको 24 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है 30 मिनट के लिए। एब्सॉर्ब करवाने के बाद इसको 24 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है कितने मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। अब अपन बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप पता है क्या होता है, अब सेकंड स्टेप होता है कि पर्सन, अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ये वायरस उस पर्सन के अंदर गया, पर्सन के अंदर गया वायरस। वायरस जब एंटीजन पर्सन के अंदर प्रोड्यूस करेगा तो उसकी बॉडी बहुत कम मात्रा में या थोड़े बहुत मात्रा में क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। तो अब क्या किया जाता है, अब यहाँ पे अब सेकेंड स्टेप बता रहा हूं मैं। सेकेंड स्टेप ये है कि अब उस पर्सन, जो पर्सन टेस्ट करवाने के लिए आया था कि क्या उसको HIV एड्स है हाँ या नहीं, तो अब उस पर्सन का सेरम लिया जाता है। और सेरम लेने के बाद क्या करेंगे, तो सेरम क्यों लिया पहले तो बता देता हूं। अगर उसका सेरम इसलिए लिया जाता है कि अगर ये वायरस उसके अंदर गया है, ध्यान से सुनना, अगर ये वायरस उस पर्सन के अंदर गया है तो उसके बॉडी ने क्या बनाया होगा, एंटीबॉडी बनाया होगा। ध्यान से सुनो, अगर ये वायरस उस एक्स पर्सन के अंदर गया है तो उस एक्स पर्सन के बॉडी ने क्या बनाया होगा, एंटीबॉडी बनाया होगा। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, उस एक्स पर्सन का सेरम लिया, क्योंकि सेरम में क्या बनाऊंगा, एंटीबॉडी लिया। तो अब सेकंड स्टेप बताता हूं मैं तुम लोगों को। अब सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या थी, तो फर्स्ट स्टेप इन लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप इन लोगों ने पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट लिया, इस माइक्रोटाइटर प्लेट पे GP120 वाला एंटीजन डाल दिया और ये एंटीजन इस पे एड्सॉर्ब हो गया। इसको 24 डिग्री सेल्सियस के लिए रखा 30 मिनट के लिए। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, तो अब इस पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट पे क्या करेंगे, तो अब इसमें डालेंगे सेरम डालेंगे उस एक्स पर्सन का। तो अब मैंने सेकंड स्टेप लिख रहा हूँ, ऐड द सेरम इन माइक्रोटाइटर प्लेट। अब अपन इस माइक्रोटाइटर प्लेट में क्या कर देंगे, सेरम डाल देंगे। चलो तो अब देखते हैं अपन क्या होगा। तो ये है माइक्रोटाइटर प्लेट इस तरीके की। इसमें पहले से क्या एब्जॉर्ब है, एंटीजन एब्जॉर्ब है। इसमें पहले से क्या एब्जॉर्ब है, एंटीजन एब्जॉर्ब है। तो ये मैंने लिख दिया एंटीजन। चलो तो अपन पहले लिख देते हैं कि ये क्या है, ये है एंटीजन GP120। ठीक है, ये एंटीजन GP120 है। अब मैंने क्या डाल दिया, तो अब मैंने इस माइक्रोटाइटर में सेरम डाल दिया उस पर्सन का, जिस पर्सन ने आया था मेरे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए। देखो क्या हुआ, तो ये पर्सन था एक्स पर्सन, ये इसको लगा कि शायद इसको कुछ प्रॉब्लम है, तो ये गया डॉक्टर के पास। इसने बोला मेरे को चेक करवाना है कि कहीं मेरे को HIV एड्स तो नहीं है। तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उसका सेरम ले लिया डॉक्टर ने। अब डॉक्टर ने सेरम ले लिया, कलेक्ट कर लिया सेरम कलेक्ट कर लिया। उसके पहले डॉक्टर ने क्या करके रखा, उसके पहले डॉक्टर ने पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट ले लिया, इस प्लेट पे GP120 को एब्जॉर्ब करवा लिया और एब्जॉर्ब करवाने के बाद 24 डिग्री सेल्सियस तक के रखा 30 मिनट तक के। अब क्या किया,
तो अब सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये जो मैंने बताया ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये कि अब इन लोगों ने क्या किया, सेरम लिया उस पर्सन का और उस पर्सन का सेरम डाल दिया इस माइक्रो टाइटर प्लेट पे। उस पर्सन का सेरम इन लोगों ने डाल दिया इस माइक्रो टाइटर प्लेट पे, और जैसे ही इन लोगों ने उस पर्सन का सेरम डाला माइक्रो टाइटर प्लेट पे, अगर ये जो पर्सन है, अगर इस पर्सन को HIV एड्स हुआ होगा, अगर इस पर्सन के अंदर HIV वायरस होंगे, या फिर अगर इस पर्सन के को HIV हुआ होगा, तो इसकी बॉडी ने क्या बनाया होगा, एंटीबॉडी बनाया होगा। तो अब पता है क्या होगा, जैसे ही अपन सेरम डालेंगे तो सेरम डालने के बाद एंटीबॉडी आके बाइंड कर लेंगे एंटीजन से, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मेरे बॉडी में कहीं पे भी एंटीजन आया, कोई भी पैथोजन आया, मतलब मेरे बॉडी में एंटीजन आया, तो मेरी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, और वो एंटीबॉडी आके बाइंड करेगा एंटीजन पे और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जैसे ही मैं सेरम डालूंगा तो ये सेरम में अगर कोई एंटीबॉडी रहेगी, अगर इस सेरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी इस HIV वायरस के अगेंस्ट, तो पता है क्या होगा, तब ये जो एंटीबॉडी है ये जाके किसको बाइंड कर लेंगे, ये बाइंड कर लेंगे जाके इस पर्टिकुलर एंटीजन को, और यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे बन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे क्या बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो अब मेरी प्रोसेस हो चुकी है आधी, अब बस थोड़ी सी प्रोसेस बची जो अब खत्म करने वाले अपन। तो क्या किया अपन ने, ये पूरी प्रोसेस पता है क्यों कर रहे, पहले तो एक दिमाग में चीज डाल लो, ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, ये प्रोसेस इसीलिए कर रहे हैं ताकि अपन किसी भी डिसीज को उसके अर्ली स्टेज पे ट्रीट कर सके, या उस डिसीज को सॉल्व कर सके उसके अर्ली स्टेज पे। देखो कोई भी बीमारी अगर पहले स्टेज पे अपन सॉल्व करेंगे तो वो बीमारी सॉल्व हो जाएंगी और उस बीमारी से अपने को कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर बीमारी उसके लास्ट स्टेज पे पहुंची, मतलब कोई भी बीमारी हो, नॉर्मल बीमारी हो या कोई भी डेंजरस बीमारी हो, अगर वो उसके लास्ट स्टेज पे पहुंची तो फिर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो ये अपन देख रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि अपन बीमारी को अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट कर सके। क्या हुआ, एक पर्सन, एक मान लो एक एक्स पर्सन था, इस एक्स पर्सन को लगा कि शायद इसको HIV वायरस से अफेक्टेड है ये, या इसको एड्स हो गया है, तो ये गया डॉक्टर के पास, इसने बोला कि मेरे को लग रहा है ऐसा कि शायद मेरे को एड्स हुआ है करके। तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने इसका सेरम कलेक्ट कर लिया और इसको बोल दिया कि मैं 2-3 दिन में टेस्ट करके तेरे को बता दूंगा कि तेरे को हुआ है कि नहीं हुआ। अब डॉक्टर ने इसका सेरम कलेक्ट कर लिया। अब होता क्या है, पहले तो ये बता देता हूँ, जब कोई बोलता है एड्स हुआ करके, तो इसमें पता है क्या होता है, तो जो HIV का वायरस होता है, ये HIV का वायरस अपने बॉडी के अंदर जाता है तभी जाके एड्स होता है। तो अगर HIV वायरस मेरे बॉडी के अंदर गया है, तो बॉडी के अंदर गया तो इसके पास एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है जिसका नाम है GP120, और ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर कैसी है, एंटीजेनिक है, मतलब ये एंटीजन बनाने वाली लेयर है। तो अगर वो वायरस मेरे अंदर गया है तो धोखे से कभी ना कभी तो इस वायरस ने मेरे बॉडी में एंटीजन प्रोड्यूस किया होगा, या इस वायरस ने मेरे 100% मेरे बॉडी में एंटीजन प्रोड्यूस किया होगा। अब अगर एंटीजन मेरे बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है, तो तुम लोगों को पता है कि बॉडी में अगर एंटीजन प्रोड्यूस हुआ तो मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। अब मेरे बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, मैंने क्या किया, उस पर्सन का सेरम ले लिया। अब टेस्ट कैसे करते हैं तो वो बताता हूँ। तो यहाँ पे एलिसा टेक्निक का यूज करते हैं। एलिसा टेक्निक में क्या होता है, तो सबसे पहले पॉलीस्टाइरीन माइक्रो टाइटर प्लेट लेते हैं, इस तरीके की प्लेट होती है। इस प्लेट में कुछ डिप्रेशन होते हैं, गड्ढे होते हैं, और उस गड्ढों को या डिप्रेशन को बुलाता है वेल। क्या किया जाता है, सबसे पहले इस प्लेट पे डाल दिया जाता है इस HIV वायरस का वो एंटीजन वाला पार्ट जिसको बोलते हैं GP120। डाल दिया मैंने इस माइक्रो टाइटर प्लेट पे GP120 डालने के बाद क्या होता है, तो वो GP120 इस माइक्रो टाइटर पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एड्सॉर्ब मतलब सरफेस पे चिपक जाते हैं, मैंने बोला एड्सॉर्ब मतलब वो सरफेस पे चिपक गए। फिर उनको 24 डिग्री सेल्सियस के लिए 24 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है 30 मिनट के लिए। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, तो सेकेंड स्टेप, अब मैंने उस पर्सन का सेरम लिया था जो आया था मेरे पास पूछने की क्या उसको एड्स हुआ है कि नहीं, तो मैंने उसका सेरम लिया। अब मैंने सेकेंड स्टेप क्या किया, तो मैंने वो सेरम भी इसमें डाल दिया। अगर सही में उस पर्सन को एड्स हुआ होगा, मतलब अगर सही में उसके अंदर वायरस घुसे होंगे, तो उसकी बॉडी ने क्या बनाया होगा, उसके बॉडी ने बनाया होगा एंटीबॉडी। उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना होगा अगर उसके अंदर HIV एड्स होंगे तो उसके बॉडी ने बनाया एंटीबॉडी। अब क्या होगा, तो तुम लोग को पता है, मैंने डाला सेरम इसके अंदर और सेरम में क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो 100% ये एंटीबॉडी जाके किससे अटैच हो जाएंगे, ये एंटीबॉडी जाके अटैच हो जाएंगे एंटीजन से, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स।
तो अब पहली चीज एक चीज बताता हूँ, ये जो माइक्रो टाइटर प्लेट है ना, इस प्लेट में नाम ही में लिखा है माइक्रो टाइटर प्लेट, और यहाँ पे जो एंटीजन और एंटीबॉडी होंगे ये इतने इतने माइन्यूट होंगे, इतने माइक्रोस्कोपिक होंगे, तो मेरे को आंख से नहीं दिख पाएंगे। मेरे को आंख से नहीं दिख पा रहे तो मेरे को इनको देखना जरूरी है, देखना जरूरी है। तो अब अपन देखेंगे कि देखो अब क्या है, मेरे को सिर्फ ये पता करना है, क्या पता करना है, मेरे को सिर्फ ये पता करना है कि क्या एंटीजन पे एंटीबॉडी आके जुड़ रहे हैं, हाँ या नहीं। अगर एंटीजन पे एंटीबॉडी आके जुड़ रहे हैं तो मेरे को पता चल जाएगा, 100% श्योर हो जाऊंगा कि इस पर्सन का जिसका अपन ने सेरम लिया है उसको क्या है, उसको एचआईवी की प्रॉब्लम है। क्यों एचआईवी की प्रॉब्लम है एड्स उसको, क्योंकि उसके बॉडी में वो एंटीजन पाए गए, सॉरी उसके बॉडी में वो एंटीबॉडी पाए गए, जो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बने थे, उस एंटीजन के अगेंस्ट बने थे जो एचआईवी के वायरस में प्रेजेंट थे। चलो तो अब अपन आगे की स्टेप देखेंगे और देखेंगे कि आगे की स्टेप क्या है। तो अब ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था कि अपन ने इस माइक्रो टाइटर प्लेट पे GP120 एंटीजन डाला, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कि मैंने फिर इसके बाद सेरम डाला, सेरम में अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब तुम लोग को बताता हूँ थर्ड स्टेप क्या है। तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं थर्ड स्टेप, तो ये हो गया अपना थर्ड स्टेप, इधर से लिख रहा हूँ थर्ड स्टेप, ध्यान देना थर्ड स्टेप के बारे में। तो अब क्या किया जाता है, तो जैसे यहाँ पे एंटीजन, यहाँ पे जब एंटीबॉडी डाला जाता है ना, तो यहाँ पे भी फिर 24 डिग्री सेल्सियस के लिए इसको हीट किया जाता है 30 मिनट तक के। ये याद रखना, ये मैंडेटरी प्रोसेस है कि जब भी अपन कुछ इसमें ऐड करेंगे इस माइक्रो टाइटर प्लेट में, तो 24 डिग्री सेल्सियस तक के उसको हीट करना पड़ेगा आधे घंटे के लिए। ये मैंडेटरी प्रोसेस है, ये फॉलो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट अपन ने क्या किया, इसमें GP120 एंटीजन डाला, फिर 24 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया 30 मिनट के लिए। फिर सेकंड अपन ने इसमें सेरम डाला, फिर इसको 24 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया 30 मिनट पे। तो जब मैंने हीट किया 30 मिनट तक के, तो मेरे को यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मिल गया। बट ये अभी मेरे को आंखों से दिख नहीं रहा है। आंखों से क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि बॉडी में जो एंटीजन माइक्रोजन एंटीजन है, एंटीबॉडी, ये सब माइक्रोस्कोपिक है, आंखों से नहीं देख सकते अपन इसको। चलो तो अब अपन थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, तो थर्ड स्टेप में एक एंजाइम का यूज किया जाता है, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया जाता है इसका नाम है अल्कलाइन। एक एंजाइम का यूज किया जाता है जिसका नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेस। एक एंजाइम का यूज किया जाता है जिसका नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेस। चलो तो एक एंजाइम का यूज किया है जिसका नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेस। ये एंजाइम पता है क्या करता है, एक चीज बताता हूँ तुम लोग को, बाद में बताऊंगा कि क्यों इस एंजाइम को लिया है, मैं बताऊंगा आगे चल के बताऊंगा क्यों इस एंजाइम को लिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब तैयार हो गया, तो तब मैंने क्या किया, इस पे एक एंजाइम डाल दिया, और इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेस। ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम का जो एंजाइम होता है, ये जाके बाइंड कर देगा, मैं देखो क्या लिख रहा हूं, इट विल बाइंड टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये जाके किससे बाइंड हो जाएगा, ये जाके जुड़ जाएगा उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से। तो अब मैं बोलूंगा, देखो ध्यान देना, इधर ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो। देखो यहाँ पे ये काला डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काला डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एंटीजन GP120। ये जो रेड कलर से बना है, ये रेड कलर से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है एंटीबॉडी। और अब मैंने इसमें क्या डाल दिया है, एक एंजाइम डाल दिया है जिसका नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेस। ये जो एंजाइम है इसका काम पता है क्या होता है, इसका काम ये है कि जाके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से जुड़ेगा। ये सिर्फ किससे जाके जुड़ेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या, अगर वहां पे एंटीजन बस प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो ये एंटीजन पे जाके नहीं जुड़ेगा। अगर सिर्फ एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये एंटीबॉडी पे भी नहीं जुड़ेगा। ये किस पे जुड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जाके पर्टिकुलरली जुड़ेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। मतलब जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ जुड़े हुए तब जाके वो एंजाइम आके इन पे जुड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पे देखना, ध्यान दो तुम लोग, तो अब मैंने एक हरा कलर का ऐसा स्टार बना दिया, और ये स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है एंजाइम, ये है वो एंजाइम। तो अब एंजाइम आके जुड़ चुका है इससे। अब पता है क्या होता है, क्योंकि अपन ये जो प्रोसेस कर रही है, सारी की सारी जो प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है, ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है। और एक और चीज मैं बताना भूल गया, चलो यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये अपना वेल्स है, इस तरीके का वेल है, यहाँ पे मैंने बना दिया एंटीजन, ये बन गया एंटीजन, ये हो गया एंटीजन, और इस एंटीजन पे आके कौन जुड़ जाएगा, तो इस एंटीजन पे आके जुड़ गया था एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी इस पे जुड़ गए थे।
और इस एंटीबॉडी पे अब कौन आके जुड़ गया है, तो अब इस एंटीबॉडी पे आके जुड़ गया है एंजाइम। अब इस एंटीबॉडी पे आके जुड़ गया है, इसको मैं लिख दूंगा एंजाइम। जो रेड कलर से अपन ने बनाया है, ये रेड कलर से है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और जो अपन ने ब्लैक कलर से बनाया है, ये ब्लैक कलर से है एंटीजन, ये ब्लैक कलर से है एंटीजन। चलो, तो मेरे पास एंटीजन है, एंटीबॉडी है, एंजाइम है, मतलब यहाँ पे बन गया है एक कॉम्प्लेक्स जिसको मैं बोलूंगा एंटीजन प्लस एंटीबॉडी प्लस एंजाइम। तो यहाँ पे अब तीन चीज प्रेजेंट है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये एक कलरफुल कॉम्प्लेक्स होता है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक कलरफुल कॉम्प्लेक्स, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब क्या किया जाता है, तो लास्ट स्टेप ये है कि जो अपना जो प्लेट है, इस प्लेट को देखा जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। नाउ the plate is seen in spectrophotometer। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे अगर अपन इसको देखेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। जब मैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, पता है देखो, जो भी माइन्यूट चीजें है, जैसे तुम लोग को याद है मैंने बोला था, एक तुम लोग को प्रोसेस बताया था मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, कि डीएनए जो होता है ये बहुत छोटा पार्टिकल होता है और अपने विजिबल आंखों से नहीं दिखता है, तो इसको अपन स्टेनिंग करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से और फिर इसके ऊपर यूवी रेज डालते हैं, तब अपन ऑटो रेडियोग्राफी के हेल्प से उसको देखते हैं, तब वो मेरे को ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है। मैं बताया था। तो जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको अपन नेकेड आंखों से नहीं देख सकते, तो इनको देखने के लिए इन लोगों ने क्या किया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज किया। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या पता चला, तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पता करता है कि कौन से वेवलेंथ यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब हुआ है, उससे पता चलता है। अब देखो मैंने क्या बताया, तो पहले तुम लोग को पूरा चीज बता देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एंजाइम डाल दिया अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम का जो एंजाइम है, ये एंटीजन एंटीबॉडी से जाके जुड़ गया। अब जब ये एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ गया, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी और एंजाइम, तब इसने क्या किया, एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाया। और अगर मैं स्पेक्ट्रोमीटर पे देखता हूँ और स्पेक्ट्रोमीटर में मेरे को अगर कोई कलर्ड कॉम्प्लेक्स दिख जाता है, अगर मेरे को कोई स्पेक्ट्रोमीटर पे अगर कोई कलर्ड कॉम्प्लेक्स दिख जाता है, तो मेरे को यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ, उस पर्सन को क्या हुआ है, तो उस पर्सन को एड्स की प्रॉब्लम हुई है। और ये मेरे को पता चल गया उसके अर्ली स्टेज में, फर्स्ट अर्ली स्टेज में ही पता चल गया। कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड एलिसा। देखो, अब लास्ट बार डिस्कस कर रहा हूं इस टेक्निक को, सभी लोग ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया, पहले तो पूरी इस टेक्निक खत्म, बस इतनी टेक्निक। चलो, तो अब मैं फिर से बता रहा हूं, इस टेक्निक को अपन लास्ट बार डिस्कस कर रहे, तुम सभी लोग ध्यान दोगे, समझोगे और ध्यान से सुनना। तो क्या होता है, फिर से बता रहा हूं, जब भी अपने बॉडी के अंदर कोई पैथोजन जाता है या फिर कोई भी वायरस जाता है, कोई भी बैक्टीरिया, फंगाई, कोई भी जब अपने बॉडी के अंदर जाता है पैथोजन, तो वो पैथोजन क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर एंटीजन रिलीज करते हैं। और एंटीजन रिलीज हुआ है तो मेरी बॉडी उसके लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, क्योंकि मेरे पास इम्यून सिस्टम है, तो मेरा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। अब होता क्या है नॉर्मली, वो बताता हूँ तुम लोगों को। तो नॉर्मली क्या होता है, वायरस का अगर मान लो एक एक्स पर्सन था, एक्स पर्सन को मान लो ऐसा डाउट हो रहा है, एक्स पर्सन को मान लो ऐसा डाउट है कि शायद उसको एड्स है, तो वो गया डॉक्टर के पास, उसने बोला कि मेरे को पता करना है कि क्या मेरे को एड्स है, हाँ या नहीं। ऐसा उस एक्स पर्सन को डाउट था कि क्या मेरे को एड्स है कि नहीं, पता करता हूँ, चलो डॉक्टर के पास जाता हूँ। गया डॉक्टर के पास, उसने पूछा कि मेरे को एड्स है कि नहीं, पता करना है। तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उसका ब्लड लिया, ब्लड में से सेरम कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद उसको बोल दिया, बेटा तू 2-3 दिन बाद आना, तेरे को बता देंगे तेरे को एड्स है कि नहीं है। चलो, तो उसका सेरम कलेक्ट कर लिया। अब अगर उस पर्सन को एड्स होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर उस पर्सन को एड्स होगा तो 100% उसके बॉडी में HIV वायरस होगा। अगर एड्स है, देखो एड्स HIV वायरस के कारण होता है, अगर HIV वायरस तुम्हारे बॉडी के अंदर है, देन 100% तुम लोग को एड है, मतलब जिसके भी अंदर वो है उसको एड है। अब क्या हुआ, तो वो HIV वायरस अगर उसके अंदर है, तो HIV वायरस जब अंदर जाएगा और जब HIV वायरस डिवाइड होगा, मैंने बताया था जब वो मल्टीप्लाई होगा तो उसका एंटीजन कुछ टाइम के लिए एक्सपोज होगा और तब मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। तो अगर
एक HIV वायरस का एंटीजन मेरे बॉडी के, अगर एक HIV वायरस मेरे बॉडी के अंदर गया है तो वो HIV वायरस क्या करेगा, एंटीजन बनाएगा और मेरी बॉडी डिटेक्ट कर लेगी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके। अब क्या किया जाता है, तो चलो एलिसा टेक्निक के बारे में बताता हूँ। एलिसा टेक्निक में सबसे पहले पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं। एक प्लेट है जो इन साइंटिस्ट लोगों ने 1971 में डेवलप किया था। क्या होता है इस प्लेट में, तो ये प्लेट में कुछ डिप्रेशन, ऐसे डिप्रेशन मतलब कुछ गड्ढे होते हैं, डिप्रेशन होते हैं। अब होता क्या है, तो ये प्लेट है, इसमें डिप्रेशन प्रेजेंट है। इस डिप्रेशन में क्या होता है, तो सबसे पहले इन लोगों ने GP120 एंटीजन डाल दिया। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये GP120 एंटीजन क्या है, तो मैंने तुम लोग को बताया था कि HIV वायरस में एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर पाई जाती है और इसी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को बोला जाता है GP120। और यही प्रोटीन की लेयर जो होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, यही लेयर एंटीजन बनाती है। तो इन लोगों ने क्या किया, GP120 एंटीजन लिया और इसको एब्जॉर्ब करवा लिया। एब्जॉर्ब जो होता है वो सरफेस पे होता है, तो इन लोगों ने क्या करवा लिया, एब्जॉर्ब करवा लिया माइक्रोटाइटर प्लेट पे। जैसे ही एब्जॉर्ब करवाया इन लोगों ने माइक्रोटाइटर प्लेट पे, तो क्या हुआ, ये GP120 आके ऐसा एब्जॉर्ब हो गया। फिर इसको 24 डिग्री सेल्सियस पे रखा, 30 मिनट इसको हीट किया। अब 30 मिनट के लिए इसको 24 डिग्री सेल्सियस पे इन लोगों ने रखा। फिर इसके बाद ये होगी तुम्हारी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या, तो अब इसमें इन लोगों ने क्या किया, वो जो पर्सन आया था पता करने के लिए कि क्या उसको एड है कि नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया, उसका सेरम लिया और अब सेरम डाल दिया माइक्रोटाइटर प्लेट पे। डाल दिया सेरम माइक्रोटाइटर प्लेट पे। अगर ध्यान से सुनना, अगर उसके बॉडी के अंदर, उस पर्सन के बॉडी के अंदर अगर HIV वायरस गया होगा, अगर उसके बॉडी के अंदर HIV वायरस गया होगा, तो उसकी बॉडी ने 100% एंटीबॉडी बनाया होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली दिमाग में डाल लो या फिक्स कर लो कि अगर उस पर्सन के बॉडी में HIV वायरस गया है तो उसके बॉडी ने क्या बनाया है, एंटीबॉडी बनाया है। तो चलो, अगर इस सेरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी क्या करेगा, ये एंटीबॉडी जाके जुड़ जाएगा, ये एंटीबॉडी जाके जुड़ जाएगा किससे, इस एंटीजन GP120 से। और जैसे ही ये जाके GP120 से जुड़ेगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और फिर इसको भी 24 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे 30 मिनट के लिए। ये हो गई मेरी सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, तो थर्ड स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे एक एंजाइम का यूज किया जाता है। यहाँ पे जो एंजाइम का यूज करते हैं उसका नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का पता है यूज क्यों करते हैं, मैं बताता हूँ तुम लोगों को, मैं कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एंजाइम जो होता है ये वाला अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये पर्टिकुलरली जाके जुड़ता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से। चलो अब मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये रेड वाला एंटीजन है, ये ग्रीन वाला क्या है, एंटीबॉडी है। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है, अगर ये एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए, तो इस पे आके कौन जुड़ जाएगा, ये एंजाइम आके जुड़ जाएगा। बट अगर सिर्फ एंटीबॉडी प्रेजेंट है या फिर सिर्फ एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये एंजाइम किसी पे भी नहीं जुड़ेगा। ये एंजाइम किस पे जुड़ेगा, जब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स होगा तभी आके उन पे जुड़ेगा। इसलिए यहाँ पे एंजाइम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है पता है, मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि जब अपन इस एंजाइम को एंटीजन एंटीबॉडी से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी और एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, ये कलरफुल कॉम्प्लेक्स होता है। और कलरफुल कॉम्प्लेक्स होता है तो मेरे लिए इजी हो गया। क्यों इजी हो गया, क्योंकि अब मैं इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे देखूंगा, अगर मेरे को कलरफुल कॉम्प्लेक्स दिख जाता है तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ ये जो पर्सन है इसके बॉडी में एंटीबॉडी बनी है, इसका मतलब क्या, इस पर्सन को एड है। खत्म, टेक्निक खत्म।